गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा हुआ था उसके आगे से आप लोग देखिए बच्चों, हमने आप लोगों को उत्पादन के संगठन के विषय में बताया और इसके अलावा किस तरीके से जो है कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग कर, जैसे कच्चा माल, नगद मुद्रा, इन सब के विषय मैंने आपको कल बताया था। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, बहुविध फसल प्रणाली। तो बहुविध फसल प्रणाली मैंने आपको बताया था कि जो है एक ही भूमि के टुकड़े में एक वर्ष में कई प्रकार की, मतलब 2-3 प्रकार की फसलों का एक साल के अंतर्गत जो है उत्पादन जो किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये तो हो गई थी इतनी बात कल। आगे से हम देखेंगे कि जमीन के टुकड़े से उत्पादन वृद्धि का एक मुख्य तरीका जो है आपका बहुविध फसल प्रणाली है। लेकिन दूसरा तरीका भी क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मतलब अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका ये है कि कृषि में जो है आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाए, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया जाए। ये था बच्चों पहले भारत में कि 1960 के दशक तक जो है जब हरित क्रांति नहीं आई थी तो किसानों द्वारा जो है खेती के परंपरागत तरीकों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें क्या होता था कि प्राकृतिक प्रकार के बीजों का, प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था और परंपरागत रूप से कृषि की जाती थी। तो परंपरागत प्रकार से जब कृषि की जाती थी तो जो उत्पादन होता था वो मतलब इतना होता था कि वो लोग जो है उनके खाने भर का हो जाता था और कुछ अंश उसमें से अपना थोड़ा बहुत बेच लिया करते थे। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि जब खपत बढ़ी तो ये हुआ कि जो है क्या किया जाए कि ऐसा कुछ किया जाए कि उत्पादन जो है बढ़े। तो हुआ यूं कि 1960 के दशक में क्या हुआ कि भारतीय किसानों को हरित क्रांति ने जो है ज़्यादा उपज वाले बीज जो है मतलब HY किस्म के बीज, हरित क्रांति का जब आगमन भारत में हुआ तो हरित क्रांति के आगमन से क्या हुआ कि उन्नत किस्म के बीज, हरित क्रांति का मतलब ये होता है बच्चों कृषि के क्षेत्र में कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उन्नत किस्म के जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और आधुनिक कृषि तरीकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि HY किस्म के जो है बीज थे उनके द्वारा गेहूं और जो है चावल की खेती करने के तरीके जो है सिखाए गए। और परंपरागत बीजों की तुलना में जो HY किस्म के हमारे बीज थे वो एक ही पौधे से जो है क्या करते थे कि एक से अधिक मात्रा में जो है अनाज उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के जो है उसी टुकड़े में पहले की तुलना में अधिक अनाज की मात्रा जो है वो पैदा होने लगी। हालांकि अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी और रासायनिक खाद की आवश्यकता होती थी। मतलब ये हुआ कि उनको जब उन्नत किस्म के बीज मिल गए, HY किस्म के बीज मिल गए तो उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया था उसमें अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक की भी डिमांड बढ़ी और अधिक सिंचाई की डिमांड बढ़ी जो है। तो इससे क्या हुआ कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग सिंचाई में और जो है अधिक सिंचाई का जो है की डिमांड जब बढ़ी तो इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है वो कृषि में होने लगा। तो इससे हुआ यूँ कि हमारे देश में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्या किया कि खेती के आधुनिक तौर तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि किसने जो है देश में सबसे पहले आधुनिक तौर तरीकों का प्रयोग किया तो क्या कहेंगे आप लोग? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यहाँ के किसानों द्वारा जो है सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। और इन क्षेत्रों के किसानों द्वारा खेतों में HY बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया गया। इनमें से कुछ ने क्या किया कि ट्रैक्टर और फसल गहाने और काटने के लिए क्या किया, इन लोगों ने जुताई और कटाई करने के लिए ट्रैक्टर खरीदे, मशीनें ले ली और इस प्रकार उनकी जो गेहूं की पैदावार थी वो अधिक होने लगी। मतलब अधिक मात्रा जो है उन्नत किस्म जो है खेती करने के लिए, अधिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो है मशीनें, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने ले ली। और पालमपुर में क्या हुआ, मैंने आपको पालमपुर के संबंध में बताया था। पालमपुर में परंपरागत बीजों से जो है गेहूं की जो उपज थी वो पहले क्या थी, जब परंपरागत खेती होती थी तो प्रति हेक्टेयर जो है उपज कितनी थी हमारी, 1300 किलोग्राम थी। लेकिन जब HY बीजों का उपयोग होने लगा तो प्रति जो उपज थी वो कितनी हो गई, बढ़ करके 3200 किलोग्राम पहुंच गई। प्रति हेक्टेयर का मतलब ये होता है बच्चों कि 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम की जो है मतलब फसल होती थी। लेकिन जब उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग मतलब हरित क्रांति का आगमन हुआ तो HY किस्म के बीजों का जो प्रयोग किया गया और नई विधियों का प्रयोग किया गया कृषि में, तो जो गेहूं की उपज थी वो 3200 किलोग्राम तक पहुंच गई। इस प्रकार गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और किसानों के पास अब बाजार में बेचने के लिए क्या था, अधिशेष गेहूं था। पहले परंपरागत तरीके से खेती होती थी तो उनके खाने भर
क्या का ही होता था, बहुत कम वो बेच पाते थे। लेकिन जब जो है आधुनिक तरीकों से खेती होने लगी, HY किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, तो क्या हुआ कि जो है उनके पास जो है अधिक मात्रा में गेहूं जो है वो उपलब्ध हो जाता था, जिसको वो बाजार से बेच करके पैसा प्राप्त कर लेते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है कि क्या जो है भूमि यह धारण कर पाएगी। भूमि धारण करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब हमने जो है उन्नत किस्म के बीजों को ला दिया, रासायनिक उर्वरकों को ला दिया, कीटनाशकों का प्रयोग भी हमने करना शुरू कर दिया, तो हमारी जो भूमि है क्या इन सब चीज़ों को जो है ग्रहण कर पाएगी, मतलब सहन कर पाएगी, उसकी क्षमता कैसे बनेगी, मतलब वो इन सब चीज़ों का प्रयोग होने के बावजूद वह उर्वरक रहेगी, उपजाऊ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो देखिए, भूमि जो है ये एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग हमको सावधानी जो है पूर्वक करना चाहिए। हमारे संविधान में भी बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का और पर्यावरण का संरक्षण करने की सभी को आवश्यकता है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत ये मिलता है कि जब खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने जो है क्या किया कि प्राकृतिक संसाधनों का के आधार पर बड़े स्तर पर जो है इसका प्रयोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ, बड़े स्तर पर हुआ प्रयोग, और मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो क्या हो गई थी, जो मिट्टी का उपजाऊपन था वो कम होता चला गया। नलकूपों से अधिक नलकूपों सिंचाई की जाने लगी। पहले कुओं द्वारा सिंचाई होती थी और नहरों से सिंचाई होती थी, फिर उसके बाद जो है नलकूपों के द्वारा सिंचाई होने से क्या हो गया कि जो है वो अधिक मात्रा में जो है भूमिगत जल को निकालते हैं नलकूप, तो जिससे क्या हुआ कि जल स्तर में भी कमी आई और मिट्टी की उर्वरता जो है वो भी नष्ट होती चली गई, क्योंकि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक खाद जो होती है वो जो है मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती है। और ज़्यादा लंबे समय तक जब उसी मिट्टी में उसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो जो है वो मिट्टी क्या हो जाती है, अपनी उपजाऊ क्षमता को खो देती है और बंजर हो जाती है। तो पर्यावरणीय संसाधनों को जो है हमको जो है क्या करना चाहिए कि इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए भी हमें इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि पर्यावरणीय संसाधन जो हमारी भूमि है ये बनी रहे, उसको पुनर्विजित, क्योंकि जो पर्यावरणीय संसाधन हमको मिले हैं उनको जो है पुनर्जीवित करना जो है काफ़ी कठिन होगा। तो उसका प्रयोग हमें जो है कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें जो है पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम जो है फिर कृषि में हमारा विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है देखिए रासायनिक उर्वरकों के विषय में कि ये क्या होते हैं। देखिए बच्चों, रासायनिक उर्वरक जो है ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये क्या करते हैं कि इसको पानी में घोल के डाल दिया जाता है और ये पानी में तुरंत घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। आप लोग जानते हो कि जड़ों के द्वारा जो है जड़ें जो है क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं, तो वो जो है पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु जो मिट्टी होती है इनको लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती और ये खनिज मिट्टी से जो है निकल करके कहाँ चले जाते हैं, ये जो है भौम जल में जाते हैं। भौम जल का मतलब ये होता है भूमिगत जल, भूमिगत जल में पहुंचते हैं, नदियों और तालाबों में जाते हैं। तो क्या होता है इससे, हमारी नदियां, हमारे तालाब, हमारा भूमिगत जल, ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। इस प्रकार जो है क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें प्रदूषित हो जाती हैं, देखिए जैसे कि आजकल नदियों में प्रदूषण क्यों हो गया, यही सब कारण है, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक हैं वो जो है भूमिगत जल के माध्यम से नदियों, तालाबों और नहरों में चले जाते हैं और उनको जो है प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है कुछ समय बाद क्या होगा, जब रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग होगा तो जो मिट्टी होगी वो पहले की तरह उपजाऊ नहीं रह पाएगी। इसका ये कुप्रभाव है। और उसके बाद हम एक पॉइंट ये पढ़ेंगे कि भारत में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। भारत में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है पंजाब में किया जाता है। रासायनिक खाद के निरंतर उपयोग से जो मिट्टी होती है उसकी जो गुणवत्ता हो गई है वहाँ पर क्या हो गई है, कम हो गई है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ खेती की जो लागत है उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो आप लोगों को बच्चों इतना सब समझ में आ गया होगा जो है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे वो पूछ लेगा अभी। और इसी से रिलेटेड अभी मैं कुछ आप लोगों को रिटर्न वर्क भी सेंड कर रही हूँ, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।